वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोगों की केवीएस पीटी बायोटेक्नोलॉजी की प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपके एग्जाम्स में बहुत दिन अब नहीं बचे हैं। 25 को आपका एग्जाम का डेट अलॉटेड है और आज 14 हो चुका है, तो आप लोगों के पास हार्डली 4 से 5 दिन का समय बचा हुआ है। सो इस टाइम में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो चीज़ क्या होगी, बेनिफिशियल होगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा और आपसे जो होने वाले सिली मिस्टेक्स होते हैं वो वहाँ पे आप जब आंसर चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा, आपको यहाँ पे ऐसे नहीं इस तरीके का अप्रोच लगाना चाहिए सर। तो उसी सीरीज में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बायोस टेक्निक्स का, मीन्स इंस्ट्रूमेंटेशन से कुछ क्वेश्चंस को जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये वही पेपर है जो कि मैंने केवीएस पीटी बायोटेक्नोलॉजी के मॉक टेस्ट सीरीज के लिए कराया हुआ था और इस पेपर का डिस्कशन भी हम लोग कर चुके हैं। तो उसी पेपर का यहाँ पे देखेंगे कि क्या पॉसिबल आंसर किस क्वेश्चंस के लिए बन सकता है और उसके पीछे के जो लॉजिक है वो क्या है। तो होपफुली कि आपको सेशन काफ़ी इंफॉर्मेशन देकर जाएगा आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में और आपको उस चीज़ को आप अप्लाई करके, अप्रोच लगा करके आपके एग्जाम्स में जो सवाल आते हैं आप उसको सॉल्व अच्छे से कर सकते हैं। ओके, सो नंबर पहला यहाँ पे सवाल आपसे दिया जा रहा है, द एडवांटेज ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप और एटॉम माइक्रोस्कोप स्कोप इज दैट। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना होगा, आपको समझना होगा कि यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप का एडवांटेज पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम पे एग्जाम्स में जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवांटेज पूछा जाता है लाइट माइक्रोस्कोप पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया। सो इस टाइप के जब आपको सवाल आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं तो आप वहाँ पे थोड़ा सा पॉज लीजिए और पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझिए कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। जल्दी जल्दी में करने से गलतियां हो जाती हैं। सो लाइट माइक्रोस्कोप से जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो लाइट हो, द सोर्स ऑफ जो एल्यूमिनी होती है वो लाइट होता है, जबकि आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स और सरफेस स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं, लेकिन वो जो सेल्स होती है आपकी कैसी होगी, डेड सेल्स हो जाती हैं। वहाँ पे अगर आपको कोई लिविंग प्रोसेस के बारे में, अगर मूविंग कंडीशंस में अगर आपको देखना है तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसके लिए जो सैंपल प्रिपेयर किया जाता है वो सैंपल आपको कैसा होता है, डेड सेल्स हो जाती हैं। जबकि अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो ये लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों टाइप के सेल्स के बारे में क्या करता है, ये स्टडी कर सकते हैं आप। अगर लिविंग सेल्स में कोई भी प्रोसेस हो रही है, लाइक एज सेल डिवीजन हो रहा है, लाइक एज सेल डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, या आपका मोबिलिटी हो रही है, मूवमेंट कर रहे हैं, बैक्टीरिया को अगर आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें आप लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सो लाइट माइक्रोस्कोप का एडवांटेज ये हो जाता है कि ये दोनों टाइप के सेल्स को आप इसमें व्यू कर सकते हैं, मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग को। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सिर्फ और सिर्फ डेड सेल्स के बारे में स्टडी आप कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दे रखा है, लाइट माइक्रोस्कोप अलाउड टू व्यू डायनामिक प्रोसेस इन द लिविंग सेल्स। ये आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दिया गया है कि इन द फ्रैक्शनेशन ऑफ homogenize the cells using centrifugation, the primary factor that determine whether a specific cellular components ends up in the supernatant or the pellet। आपसे पूछ रहा है कि मान लीजिए अगर आपका कोई सेल था और आप सब सेल, आप इस सेल के सारे कंपोनेंट्स हैं और आपने इसको क्या किया है, होमोजेनाइज किया, मीन्स रैप्चर कर दिया है। और इसको रैप्चर करने के बाद जो आपका होमोजेनाइज सेल्स बना है उस होमोजेनाइज को आपने सेंट्रीफ्यूज कराना है। तो सेंट्रीफ्यूज आपने जब कराया है तो वो जो सुपरिटेंडेंट और प्लेट बनता है, तो नॉर्मली अगर आपने कोई यहाँ पे कंपोनेंट लेकर के अगर आप इसे सेंट्रीफ्यूज कराते हैं तो सेंट्रीफ्यूज के बाद क्या होता है, यहाँ पे दो फेज बन जाते हैं। एक आपका बनता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसका आपका पूरा का पूरा हार्ड होता है, मीन्स उसका मास ज़्यादा होता है, वो आपका नीचे की तरफ बैठ जाता है, उसको आप प्लेट के फॉर्म से नाम से जानते हैं। जबकि जो ऊपर की तरफ होते हैं एक्वास फेज होते हैं, जिनका डेंसिटी कम होती है, इनपे मासेस कम होते हैं, इनकी साइज छोटी होती है, उसको आप सुपर इंटेंडेंट के नाम से जानते हैं। तो पूछ रहा है कि ये सुपर इंटेंडेंट और प्लेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है किसके बेसिस पे हो रहा है। तो ये बेसिस क्या होता है, जो प्लेट के फॉर्म में बनते हैं इनका साइज ज़्यादा होता है, इनका वेट ज़्यादा होता है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जिन मॉलिक्यूल्स का साइज, शेप, वेट या डेंसिटी ज़्यादा होगा वो क्या आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। जबकि जो लाइटर वाले होंगे वो सब ऊपर की तरफ आएंगे। तो साइज के बेसिस पे और वेट के बेसिस पे सेपरेशन से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द ऑर्डर इन विच द सेलुलर कंपोनेंट्स विल बी फाउंड इन द पिलेट व्हेन होमोजेनाइज्ड सेल्स आर ट्रीटेड इन द इंक्रीजिंग रैपिड स्पिन सेंट्रीफ्यूज। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए ये सेल का पूरा एक सेल है, इसमें ढेर सारे कंपोनेंट्स हैं, न्यूक्लियस है,
माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी बॉडी है, ईआर है। आपने इसको क्या किया है, होमोजेनाइज़ किया हुआ है, मीन्स इसको आपने रैप्चर किया हुआ है। होमोजेनाइज़ का मतलब होता है सेल्स को ब्रेकआउट करके उसके सारे कंपोनेंट्स को बाहर तरफ निकाल देना। करके अगर आप यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज करा रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूज कराने के बाद जो कंपोनेंट्स वहाँ पे सेपरेट आउट होंगे, सेंट्रीफ्यूज कराने के लिए आपको यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, आरपीएम का, दैट मीन्स रोटेशन पर मिनट का, और दूसरा आपका होता है दैट इज़ द टाइम ड्यूरेशंस का। जितना आपका लाइटर पार्टिकल को अगर आपको सेपरेट करना होता है, उसके लिए आपको आरपीएम की वैल्यू बढ़ानी पड़ती है, टाइम ड्यूरेशन भी आपको बढ़ाना पड़ता है सेंट्रीफ्यूगेशंस के लिए। और अगर आपको हेवियर पार्टिकल को सेपरेट आउट करना है, तो आप कम आरपीएम पे, कम ड्यूरेशन पे भी कर सकते हैं। तो यही आपसे दिया जा रहा है कि मान लीजिए आपका ये सेल था, आपने इसको होमोजेनाइज़ किया, तो फर्स्ट टाइम पे जब आपने इसको सेंट्रीफ्यूज कराया, मान लीजिए 10,000 1000 आरपीएम पे, तो जो कंपोनेंट्स यहाँ पे बनेगा, उसका मास सबसे पूरे कंपोनेंट में सेल्स में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो आपका सेल्स मीन्स जो पार्ट आएँगे, वो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। फिर से आपने यहाँ पे सुपरनेट को ले करके क्या किया, फिर हायर इस आरपीएम पे क्या कराया, रोटेट कराया। तो फिर यहाँ पे जो आपका पिलेट के फॉर्म में बनेगा, उस इस वाले का मान लीजिए अगर आपका ये ए कंपोनेंट है, ये आपका क्या है, बी कंपोनेंट है, तो ए वाले का मास क्या होगा, ज़्यादा होगा बी वाले के कंपेरिजन में, मतलब बी वाला लाइटर पार्टिकल होगा। फिर यहाँ के सुपरिटेंडेंट को लेकर के अगर आपने उससे ज़्यादा आरपीएम पे क्या कराया, वो करा दिया है, सेंट्रीफ्यूज करा दिया, तो यहाँ पे आपके जो आपके प्लेट के फॉर्म में बनेंगे, मान लीजिए अगर आपका ये सी है, तो इसका डेंसिटी या इसका मास और भी क्या होगा, कम होगा। तो यही आपसे पूछ रहा है कि अगर आप ऐसा कराएंगे, तो सेल में बनने वाले जो कंपोनेंट्स होंगे किस किस तरीके से निकलेंगे। तो इनका ऑर्डर आप देख लीजिए। सबसे पहले जो आपका निकलेगा, क्या निकलेगा, दैट इज अ न्यूक्लियस निकलेगा, मतलब न्यूक्लियस का प्रेसिपिटेशन पहले हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका क्या होगा, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट का होगा, या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया का होगा, या और फिर इसके बाद आपका किसका होगा, दैट इज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, या फिर आपका गोल्गी बॉडी का, इनका होगा। फिर इसके बाद आपका किसका होगा, दैट इज द राइबोसोम्स की होंगे। अगर आप प्लांट सेल्स की बात करेंगे, तो वैक्यूल्स भी होगा, तो वैक्यूल्स का पोजीशंस भी आपका आ जाता है। तो नॉर्मली चूंकि आपको यहाँ पे सिर्फ 3 ही 4 ऑर्गन्स दे रखा है, तो न्यूक्लियस है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर इसके बाद आपका राइबोसोम्स है, ये वाला ऑर्डर क्या होगा, आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो सही हो जाएगा। तो इनका जो सेपरेशन किया जाता है, वो उनके साइज और मासेस के बेसिस पे सेंट्रीफ्यूगेशन करा करके अलग अलग कंपोनेंट्स को आप क्या करते हैं, सेपरेट करके देखते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, इफ अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टेम मींस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स कैन रिजॉल्व बायोलॉजिकल इमेज टू द नैनोमीटर लेवल एज अपोज टू द बेस्ट लाइट माइक्रोस्कोप, दिस इज ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। पूछ रहा है कि जो टेम है, मींस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसका रिजोल्यूशन पावर या उसकी जो देखने की जो कैपेसिटी है, मीन्स एफिशिएंसी है, वो एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप्स वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? सो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो रिजोल्यूशन पावर होती है, उसका मीन क्या होता है। रिजोल्यूशन पावर का मतलब होता है कि दो आपके जो पास-पास में रखे गए ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके बीच के डिफरेंस को अगर आप अच्छे तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन पावर। और ये रिजोल्यूशन पावर और आपका जो होता है मैग्नीफिकेशन पावर का मतलब होता है से एक्चुअल साइज़ से बड़ा करके दिखाने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, जिसका जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है, तो अगर आपका 10x मैग्नीफिकेशन है, तो ये 10 टाइम्स क्या करेगा, बड़ा दिखाएगा, मीन्स 10 सेंटीमीटर का ये दिखाएगा। तो इसको आप बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। जबकि रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर आपके ये 2 पॉइंट हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं, जो कि पास-पास में रखे गए हैं, तो इनके बीच के जो डिस्टेंस है, उसको आप अच्छे तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर पाएँ, उसको आप बोलते हैं रिजोल्यूशन पावर। तो रिजोल्यूशन पावर जो होती है माइक्रोस्कोप की, वो 2 चीज़ पे डिपेंड करती है। पहला आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स एन की वैल्यू पे, दूसरा आपका लैम्ब्डा मीन्स जो आपका इल्यूमिनेशन का सोर्स होता है। तो रेजोल्यूशन पावर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, जबकि लैम्ब्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो होना चाहिए। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आप याद रखिए। सो एन मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी हाई, मीन्स आपका ज़्यादा होना चाहिए, और जबकि आपका लैम्ब्डा मीन्स वेवलेंथ की वैल्यू शुड बी लो होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन बीम आपको यूज किया जाता है, उसकी लैम्ब्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू द लाइट के लैम्ब्डा के, मीन्स लाइट की जो वेवलेंथ होती है, उसके लैम्ब्डा की वैल्यू से बहुत बहुत क्या होता है, शॉर्टर होता है, लगभग 1 लाख टाइम, मीन्स 10 टू द पावर मीन्स 10 50, इतना टाइम्स क्या होता है आपका, ये शॉर्टर होता है वेवलेंथ एज कम्पेयर टू द लाइट माइक्रोस्कोप, मीन्स लाइट विजिबल लाइट के। तो जिसकी वजह से उसकी भी जो रिजोल्यूशन पावर होती है, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपको दे रखा है, इलेक्ट्रॉन बीम्स हैव मच शॉर्टर वेवलेंथ देन द विजिबल लाइट। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बायोलॉजिस्ट इज स्टडिंग किडनी ट्यूब्यूल्स इन स्मॉल मैमल्स, सी wants especially to examine the juxtapositions of different cells in these structures. The cells in the questions can be distinguished by external shape, size and three-dimensional structure. So which would be the optimum method for her study? So पहले तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के बेसिकली 2 टाइप्स हैं। पहला
पहला है आपका टेम है मीन्स ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और दूसरा आपका क्या है सेम है मीन्स स्केलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। टेम से आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। पहला ये है कि आपको जब 2D स्ट्रक्चर्स अगर आपको देखना होगा तो आप ये यूज़ क्या करेंगे, दैट इज द टेम यूज करेंगे। याद भी रखने में आसानी है, टू में भी आपका टी आता है, टेम में भी आपका टी आता है, तो टेम फॉर 2D। दूसरा, अगर आपको किसी सरफेस मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखना है मीन्स उसके अंदर का स्ट्रक्चर देखना है, जैसे अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखना है, क्लोरोप्लास्ट अगर आपको देखना है, तो वहाँ पे आप टेम यूज करेंगे, ना कि सेम। और सेम आप कब यूज करेंगे, जब आपको किसी भी मॉलिक्यूल्स का, किसी भी कंपाउंड्स का, किसी भी कंपोनेंट्स का अगर आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स अगर आपको देखना, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे सेम। और इसके साथ साथ अगर आपको सेल के सरफेस का इन्फॉर्मेशन देखनी है, उनके बारे में देखना है, तो सरफेस इन्फॉर्मेशन कैसे देखेंगे, सेम से देखेंगे। तो आपको याद रखना होगा सेम फॉर सरफेस और टेम फॉर इंटरनल, टेम फॉर 2D, सेम फॉर 3D। सो 2D और इंटरनल का जो कॉन्सेप्ट होगा मीन्स कॉम्बिनेशन बनेगा वो सेम के लिए होगा, टेम के लिए होगा, जबकि 3D और सरफेस का जो कॉन्सेप्ट होगा वो सेम के लिए बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आप अलग अलग यूज करते हैं। जब कभी आपको सेल के सरफेस का मार्फोलॉजी देखना होता है, उसके सीडिया को देखना होता है, फ्लैजिला को देखना होता है, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, सेम यूज करते हैं। और अगर आपको उसके अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी देखना होता है, तो आप वहाँ पे टेम यूज करते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप अच्छे से याद रखिए। तो यहाँ पे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, चूंकि यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछ रहा था, तो 3D स्ट्रक्चर्स आप कहाँ पे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि टू प्रोटीन्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर masses एंड द आइडेंटिकल नेट चार्जेस एट द pH 7, द बेस्ट वे टू सेपरेट द देम वुड बी टू यूज, राइट। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि एसडीएस इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होती है वो आपका मास के बेसिस पे करता है, राइट। और केटायन जो होते हैं वो आयंस के बेसिस पे करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट करने वाले होते हैं। नेटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो बेसिकली प्रोटीन्स के कन्फर्मेशन के बेसिस पे क्या करता है, सेपरेट करता है। जो भी आपका 2D 3D स्ट्रक्चर्स आपके प्रोटीन्स के होते हैं, जब किसी प्रोटीन्स को अगर आपको उसके नेचुरल कन्फर्मेशंस में फॉर्म में अगर आपको सेपरेट आउट करना है, तो आप वहाँ पे आप नेटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस रन कराते हैं। नेटिव में क्या होता है कि आपका ये जो एचडीएस एजेंट डाला जाता है रिड्यूस करने के लिए, इस एजेंट को वहाँ पे ऐड नहीं किया जाता है। तो प्रोटीन को सेपरेशन किस किस तरीके से हो सकता है, पहला आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, जिसमें आप एचडीएस या पीएच चलाते हैं, जो कि आपका मास के बेसिस पे करता है। दूसरा आपका आइसोलेटिव फोकसिंग होती है, जो कि आपकी आइसोलेटिव पॉइंट के बेसिस पे होता है, ये भी आप सेपरेट करते हैं। और तीसरा आपका होता है 2D, यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। पहला आपका जो होगा वो मास के बेसिस पे हो जाता है, और आपका दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रो मीन्स आइसोलेटिव पॉइंट के बेसिस पे हो जाता है। तो ये सारे कुछ तरीके हैं प्रोटीन को सेपरेट आउट करने के लिए। सो 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, आइसोलेटिव फोकसिंग होती है, इसके बाद आपका एसडीएस या पीएच इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स थर्ड ये हो जाएगा। और इसके बाद चौथा आपका है नेटिव। तो नेटिव आप यूज तब करेंगे जब आपको किसी प्रोटीन्स का नेचुरल जो कन्फर्मेशन है, 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स है, उसके उस पर अगर आपको सेपरेट करना है, तो आप वहाँ पे नेटिव पेज क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है कि एसडीएस इज यूज्ड व्हाइल सेपरेटिंग प्रोटीन बाय पॉलीक्रैमाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस बिकॉज। तो एसडीएस का काम क्या होता है कि एक आपका आयनिक डाई होता है, और इसके हेल्प से बेसिकली क्या होता है कि प्रोटीन, सारे जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उन पे अलग अलग जो चार्जेस होते हैं, उन प्रोटीन्स को एसडीएस से आप ट्रीट करा देते हैं, तो पूरे प्रोटीन्स पे यूनिफॉर्मली इक्वल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जिसके बेसिस पे आप जो अब सेपरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होगा, मास के बेसिस पे होता है। तो जैसा कि आप इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेक्निक का रूल्स पढ़ते हैं, E/M मीन्स चार्ज बाई मास का रेशियो जो होता है, तो ये चार्ज जो होता है वो सबको नलीफाई करता है, कौन, आपका एसडीएस। सारे प्रोटीन्स पे इक्वली यूनिफॉर्मली चार्ज क्रिएट कर देता है, नेगेटिव वाला। और अब आपका जो सेपरेशन होगा किसके बेसिस पे, सिर्फ मास के बेसिस पे होता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने जाना है कि जो आपके नेगेटिव एंड्स होते हैं, आप वहाँ पे क्या करते हैं, वेल्स में ऐसे सैंपल्स को क्या करते हैं, लोड करते हैं, और ये सैंपल को जब आप इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इनका मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। तो सबसे जो नीचे की तरफ मीन्स इस पॉजिटिव तरफ जो बैंड आपकी आती है, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपके लो मॉलिकुलर वेट के होते हैं, जबकि जो यहाँ पे आपके टॉप पोजिशन पे होते हैं उनका मॉलिकुलर वेट क्या होता है, हाई होता है। तो हायर मॉलिक्यूल्स जो वेट होंगे वो क्या होंगे, आपके ऊपर की तरफ होंगे, नीचे वाले क्या होंगे, आपके लाइटर वाले होंगे। और हमेशा आप याद रखिए कि ये जो वेल्स का पोजीशन होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है रखा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही हो जाएगा, इट बाइंड टू प्रोटीन एंड कन्फर्म नेगेटिव चार्ज डेंसिटी देयर बाय मेकिंग देम मूव ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस। सारे प्रोटीन्स पे इक्वली न्यूट्रल चार्ज क्या, नेगेटिव चार्ज क्या करता है, क्रिएट करता है, और यही इसका काम होता है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नॉट यूज्ड टू क्वांटिफाई द कंपाउंड बेस्ड ऑन द एब्जॉर्बेंस
तो आपसे पूछा जा रहा है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आप किस चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप देखिए न्यूक्लिक एसिड है अब्जॉर्बेंस पीक 260 नैनोमीटर, ये आपका सही है। NADPH की अब्जॉर्बेंस 340 पे होती है, ये आपका सही है। एरोमेटिक जो अमीनो एसिड्स होते हैं ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फेनिलैलैनिन, इनका 280 पे होता है, ये भी आपका सही है। सल्फर कंटेनिंग के लिए कोई ऐसा अब्जॉर्बेंस नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। मीन्स ये गलत स्टेटमेंट है, बाकी सारे क्या है सही है इसके बारे में। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा यूज आप नहीं कर सकते हैं। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमेशा आप जानिए कि ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए यूज किया जाता है जिन मॉलिक्यूल्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं पाए जाते हैं। जहाँ कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा तो वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो आपकी यूवी लाइट की जो वेवलेंथ होती है, दैट मीन्स 100 से लेकर के आपका 300 नैनोमीटर तक का ये जो रेंज होती है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करती हैं ईमिट करती है। तो जहाँ कहीं पे भी यूवी लाइट का अब्जॉर्प्शन होगा वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस होना ज़रूरी होता है। तो आप जितने भी एग्जांपल्स अब तक पढ़े हैं जहाँ पे यूवी लाइट जिससे जिस मॉलिक्यूल्स का आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से एनालिसिस कर पाते हैं, आप वहाँ पे देखिए तो आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा वो दिखेगा। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ अ प्रोटीन इन एसडीएस स्पेस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो किससे इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चार्जेस होते हैं उनको नलीफाई किया जाता है एसडीएस के द्वारा, सब पे यूनिफॉर्मली चार्ज क्रिएट किया जाता है। तो जो चार्जेस होंगे उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब उसका कोई रूल नहीं होता है। चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा? एसडीएस। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही हो जाएगा। एसडीएस इज यूज्ड इन पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ अ मैक्सिमम मिक्सचर ऑफ अ प्रोटीन फॉर देयर एफिशिएंसी सेपरेट ऑन द जेल। एसडीएस इज यूज्ड टू, एसडीएस किस लिए आपको यूज किया जाता है? इसका काम होता है कि ये नेगेटिवली चार्ज क्या करता है प्रोटीन्स पे क्रिएट करता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे यहाँ पे दिया जा रहा है इफ द पीएच बिकम लोअर देन द आइसोलेटिक पॉइंट ऑफ अ प्रोटीन हाउ विल अ प्रोटीन रिस्पॉन्स इन इलेक्ट्रोफोरेसिस सिस्टम। तो आपको पहले यहाँ पे पीएच और पीआई के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो जैसे जो पीआई का कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसा पीएच की वैल्यू जहाँ पे किसी भी अमीनो एसिड पे जो नेट चार्ज हो क्या हो जाए जीरो हो जाए, नेट चार्ज क्या हो जाए जीरो हो जाए, उसको आप क्या बोलते हैं दैट इज द आइसोलेटिक पॉइंट। तो अगर उस नेट पॉइंट के जीरो से अगर पीएच की वैल्यू ज़्यादा होती है और कम होती है तो क्या रूल्स होते हैं पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर पीएच की वैल्यू क्या है कम है एज कम्पेयर टू द पीआई की वैल्यू के, मतलब पीआई की वैल्यू ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो ओवरऑल प्रोटीन पे चार्ज आएगा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, राइट। और जबकि अगर पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द आपके पीआई के, तो वहाँ पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपका आइसोलेटिक पॉइंट है, मान लीजिए ये आइसोलेटिक पॉइंट आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है कार्बोक्सिलिक पे, और ये आपका क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जब आप पीएच की वैल्यू को लो करते हैं तो पीएच में और आपके जो H प्लस कंसंट्रेशन होता है उसमें रिलेशन कैसा होता है? दैट इज द नेगेटिव का होता है। पीएच लो होने का मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब आपके मीडिया में H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये जो कार्बोक्सिलेट आपका नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन जाकर क्या करेगा? इससे मीट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना लेगा? आपका कार्बोक्सिलिक बना लेगा। तो अब आपका चार्ज क्या दिखाई देगा? दैट इज द पॉजिटिव। तो जब कभी भी पी आई की वैल्यू क्या हो, अगर आपकी ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू द पी एच की वैल्यू के, तो वहाँ पे जो ओवरऑल प्रोटीन पे चार्जेज आएगा क्या आएगा? आपका पॉजिटिव आएगा, राइट। और अगर आपकी पी आई की वैल्यू क्या हो? कम हो, मीन्स लोअर हो एज़ कम्पेयर टू द पी एच के, तो जो ओवरऑल चार्जेज आएंगे क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। तो चूंकि यहाँ पे लोअर आपको दे रखा है, तो लोअर अगर आपका पी एच वैल्यू है देन आइसोलेटिक पॉइंट के, तो यहाँ पे कंडीशंस क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होगी तो मूव किधर की तरफ करेगा? नेगेटिव की तरफ करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन जो था थोड़ा सा आपका ट्रिकी है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, इसको आप अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ लीजिए कि पीएच और पीआई में क्या रिलेशन होता है, और पीएच और पीआई का वैल्यू जो ग्रेटर और लोअर होगा तो उस पर प्रोटीन्स पे चार्जेस क्या आते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम से दिया जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसीजर डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ द प्रोटीन्स। कौन सा इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसेस है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करा रहे हैं एसडीएस के प्रेजेंस में पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो एसडीएस चूंकि पूरे प्रोटीन्स पे आपका नेगेटिवली चार्ज क्रिएट कर देता है, दैट इज वाई प्रोटीन के चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। एसडीएस इज यूज्ड इन पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस टू सेपरेट प्रोटीन्स। एसडीएस स्टैंड फॉर, एसडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म आपका क्या होता है? दैट इज द सोडियम डोडोसिल्स सल्फेट। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट एसडीएस। एसडीएस के बारे को लेकर के सही स्टेटमेंट क्या है? तो एसडीएस आपका एक एनायनिक डिटर्जेंट होता है जो कि नेगेटिव चार्ज क्या करता है? क्रिएट करता है पूरे प्रोटीन्स पे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। द रोल ऑफ एसडीएस इन एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस व्हाट, ये क्या करता है? ये आपसे सवाल यहाँ से पूछा जा रहा है। तो टू स्प्रेड यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज द प्रोटीन्स, ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका? सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रोटीन्स में बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू साइज बाई, तो साइज के थ्रू आप अगर मतलब प्रोटीन को सेपरेट करना चाहते हैं तो आप कौन सा टेक्निक वहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका दिया गया जेल परमिशन एटोफोरोसिस, जिसको आप साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपकी जो कॉलम होती है, इस कॉलम में पहले से ही आपके बीड्स लगे हुए होते हैं, और इन बीड्स पे क्या होता है, पोर्स होते हैं छोटे छोटे, और इन पोर्स से होकर के ही आपने जो सैंपल को लिया हुआ है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, उनको अपने यहाँ पे पोर कर दिया। तो जो भी आपके प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी साइज इस पोर के साइज से क्या होगी, छोटी होगी, वो क्या होगी, इसके अंदर में होकर के जाते हैं। और जबकि ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल जिनका साइज क्या होगा, बड़ा होगा पोर के साइज से, तो वो अंदर न जाकर के साइड साइड से जो स्पेस होती है वहाँ से चले जाते हैं। तो जितने भी लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले निकल जाते हैं, जितने भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो बाद में निकलते हैं। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो साइज के बेसिस पे अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज द साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी बाइंडिंग पे होती है, आयन एक्सचेंज आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पे होता है, आइसोलेटिंग फोकसिंग आपकी पीआई की वैल्यू पे क्या करती है, सेपरेट करती है। ये सारे टेक्निक आप अच्छे तरीके से समझते चलिए, कब कहाँ पे कोई किसका यूज होगा, इसको आपको सवाल पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर चूंकि पूछा गया था साइज के बारे में, तो हम लोग ऑप्शन नंबर थर्ड क्या करेंगे, सही कर लेंगे। एन आयन एक्सचेंजर प्रेफरेंशियली बाइंड टू द प्रोटीन विद, तो यहाँ पर आपसे अब जो आयन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी होती है, एन आयन एक्सचेंजर के बारे में बात किया जा रहा है। तो एन आयन एक्सचेंजर का मतलब क्या होता है, तो आयन्स जो होते हैं वो बेसिकली केटायंस या एनायन हो सकते हैं। तो एनायंस का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, और केटायंस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। तो एनायन एक्सचेंजर का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास यहाँ पे सैंपल है पॉजिटिव और नेगेटिव वाले चार्ज का, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव वाले चार्ज में से सिर्फ और सिर्फ किसको करेगा, सेपरेट नेगेटिव वाले को करेगा। तो नेगेटिव को अगर सेपरेट करना है, तो यहाँ पे जो कॉलम मैट्रिक्स पे जो बीट लगे हुए होते हैं, उस बीट पे जो टैगिंग की आती है, किसकी आती है, पॉजिटिव चार्ज वाले की आती है, राइट, किसकी आती है, पॉजिटिव वाले की। तो पॉजिटिव वाला चार्ज जब यहाँ पे रहता है, तो जब आप सैंपल को यहाँ पे डालते हैं तो नेगेटिवली चार्ज क्या करता है, यहाँ पे बाइंड कर जाता है, बाकी आपके जो पॉजिटिव वाले होते हैं क्या होते हैं, निकल जाते हैं। इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव में से नेगेटिव चार्ज को क्या किया आपने, सेपरेट आउट किया। तो चूंकि आपके जो नेगेटिव वाले होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, दैट इज अ बेसिक बोलते हैं, और जो पॉजिटिव वाले होते हैं उसे आप एसिडिक आइसोलेटिव पॉइंट या एसिडिक कंडीशंस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा, दैट इज अ बेसिक आइसोलेटिव पॉइंट। और इस वाले आंसर के लिए आप जो ऊपर अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया हूँ पीएच और पीआई का, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब आप पीआई से अगर आप पीएच की वैल्यू क्या करते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, तो पीएच की वैल्यू अगर आप ज़्यादा करेंगे मतलब बेसिक हो रहा है, और बेसिक पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे चार्ज क्या आएगा, दैट इज द क्या आएगा, चार्ज नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। तो इस हिसाब से आपका जो होगा वो बेसिक आइसोलेटिव पॉइंट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉल्स अबाउट आरएपीडी। आरएपीडी के बारे में आपका दैट इज रैपिड एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। तो इसके लिए क्या स्टेटमेंट आपका गलत है, तो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि इसके लिए क्या रिक्वायर होता है प्राइमर, तो रिक्वायर होता है डोमिनेंट नेचर, ये भी होता है पीसीआर बेस्ड, ये भी होता है। तो यहाँ पे प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो दैट इज वाई ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। ये सारे टेक्निक ये मार्कर के रूप में काम करते हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर, आरएफएलपी, आरएपीडी और आईएफएलपी, इन सबको आप अच्छे से पढ़ के जाइए, और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो व्हाट इज ट्रू अबाउट आरएफएलपी, रेसिस्टेंस फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, तो क्या इसके लिए सही है, तो क्या ये पीसीआर बेस्ड होता है, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट। डोमिनेंट नेचर का होता है, नहीं, ये को डोमिनेंट नेचर का होता है। प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं, ये प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। यहाँ पे प्रोब लगता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका होता है कि जब आप आरएफएलपी कराना होता है तो आप डीएनए के सैंपल को लेकर के पहले क्या करते हैं, आरडी से ट्रीट कराते हैं, तो आपके छोटे छोटे फ्रेगमेंट क्या होते हैं, बन जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉल्स अबाउट एएफएलपी। एएफएलपी के बारे में क्या आपका स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर आप देखिए, ये एम्पलीफाइड लेंथ पॉलीमॉर्फिक डीएनए होता है, यस होता है। ये मे बी कोडोमिनेंट या डोमिनेंट या होता है, दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं। रिक्वायर बोथ पीसीआर इंस्ट्रक्शन, या ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। प्रूफ की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है, ये वाला स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो आरएफएलपी, ईएफएलपी और आरएपीडी तीनों के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए गए, उनके आपके जो पॉइंट सही हैं वो भी आपको दिए गए, तो आप इसको अच्छे तरीके से कॉपी पे नोट्स बनाइए, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग के लिए क्या आपका ऑर्डर होता है, तो ब्लॉटिंग जो टेक्निक होती है वो बेसिकली आप कब करते हैं, जब कोई आपका जेल है और इस पर आपने जो भी प्रोटीन या डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, आप इनको चाहते हैं कि डायरेक्टली क्या किया जाए, किसी एक सीट पे, ब्लॉटिंग सीट पे क्या किया जाए, गैटलिनी के पोजिशन पे क्या किया जाए, यहाँ पे उतार दिया जाए, उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द ब्लॉटिंग बोलते हैं। ऐसा करते इसलिए है क्योंकि इस जेल में कोई भी मॉलिक्यूल्स की अगर आप बाइंडिंग देखना चाहते हैं इस प्रोटीन से या इस आपके
डीएनए मॉलिक्यूल से, तो वो मॉलिक्यूल जेल में इंटर नहीं कर पाता। दैट इज़ व्हाई इसको ज़रूरत होती है किसी ऐसे मेम्ब्रेन पे ले जाने के लिए जहाँ पे आप फर्दर स्टडीज़ कर सकें। सॉल्टर ब्लॉटिंग में किया क्या जाता है, पहले आप डीएनए के सैंपल को रेस्टोरेंट से ट्रीट कराते हैं, फिर आप उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं ब्लॉटिंग शीट पे, और फिर उसके बाद उसमें आप प्रोब को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और प्रोब को ऐड करने के बाद जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसको आप विजुअलाइज़ करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द फॉल्स अबाउट नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आप करते हो, सदर्न ब्लॉटिंग आप करते किसके लिए, डीएनए के लिए करते हैं, राइट। और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किसके लिए करते हैं, आप आरएनए के लिए करते हैं। तो आरएनए के लिए क्या क्या स्टेटमेंट आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे फॉल्स पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि आरएनए को डाइजेस्ट कराने के लिए आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज नहीं करते हैं, ये सिर्फ डीएनए पे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। बाकी प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, यूज आरएनएसिस, ये भी सब सारी चीज़ स्टेटमेंट सही होते हैं। तो ये सारा आपका डेटा आपका सही है, बाकी ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द फॉल्स अबाउट वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो ये आप प्रोटीन्स के लिए करते हैं, तो आपका सदर्न ब्लॉटिंग मीन्स सदर्न ब्लॉटिंग हो गया, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग हो गया, फिर उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सदर्न फॉर द डीएनए, नॉर्थर्न फॉर द आरएनए, और इसके बाद वेस्टर्न फॉर द प्रोटीन। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिए। सो क्या फॉल्स होता है इसके लिए, तो आपको यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दे रखा है, तो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए किसी भी आरई का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज नहीं किया जाता। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, केमिकल मॉडिफिकेशन मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग इज आल्सो नोन एज। डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए आपको दो मेथड पढ़ाए जाते हैं, एक आपका पढ़ाया जाता है चैन ट्रांजिशन मेथड जो कि सेंगर मेथड होता है, और दूसरा आपका पढ़ाया जाता है डीएनए मॉडिफिकेशन मेथड मींस केमिकल मॉडिफिकेशन, जिसको आप मैक्सिम गिलबर्ट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, सही हो जाएगा। DDNTP act as a terminator in the sequencing used in। तो DDNTP का मतलब होता है डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जो कि आपके सेंगर मेथड में चेन को टर्मिनेट करने के लिए क्या किया गया था, यूज किया गया था। तो इसे आप सेंगर मेथड में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज फॉल्स अबाउट द डीएनए माइक्रोएरे। डीएनए माइक्रोएरे एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है या एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप ढेर सारे जो आपके cDNA या जो आपके डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, टैग करते हैं एक शीट पे, और वहाँ पे स्पॉट बन जाता है, और आप उससे एनालिसिस क्या है, एक सैंपल के मतलब एक टाइम पे आप थाउजेंड नंबर ऑफ सैंपल का एनालिसिस कर पाते हैं। तो क्या स्टेटमेंट गलत है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन दे के जाते हैं। जैसे इसमें तीन ऑप्शन क्या होंगे आपके, सही होंगे। तो क्या क्या सही है, ईच स्पॉट रिप्रेजेंट अ सिंगल जीन, यस सही होता है। ऑल्सो नोन एज डीएनए चिप, जीन चिप या बायो चिप, ये भी सही है। रिक्वायर फ्लोरेसेंट टाइप, ये भी आपके सही है। तो ये तीन डेटा आपके पास मिल गया डीएनए माइक्रोएरे के बारे में। चौथा आपको जो दिया गया था, एग्जामाइन ओनली क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, ये गलत है। ये दोनों ही करता है, क्वांटिटेटिव भी कर सकता है, क्वालिटेटिव भी कर सकता है। तो 4 पॉइंट आपको डीएनए माइक्रोएरे के बारे में मिला, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। इफ यू आर ए रिसर्चर एंड वांट टू सेपरेट द ब्लड सेल्स फ्रॉम द ब्लड सैंपल्स, देन विच टेक्निक वुड यू लाइक टू यूज। अगर आप एक रिसर्च स्कॉलर्स हैं और अगर आप चाहते हैं कि ब्लड के सेल्स, ब्लड से आपके डिफरेंट डिफरेंट जो ब्लड के सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आप इनको सेपरेट आउट करना चाहते हैं, तो आप क्या टेक्निक आप यूज करेंगे। तो वहाँ पे आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक आप यूज कर लेते हैं, और डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इफ यू आर रिसर्चर एंड वांट टू सेपरेट द सेल ऑर्गेनल्स फ्रॉम द होमोजेनाइज्ड सेल्स, देन व्हिच टेक्निक वुड यू लाइक टू यूज। तो ऊपर ही क्वेश्चन आपका बना हुआ था, तो ये आपका डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, जहाँ पे आपके साइज या मासेस के बेसिस पे ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये सेपरेट आउट करते हैं। तो जिनका हैवियर मास होगा वो पहले सेपरेट आउट हो जाएंगे, जिनका लोअर मास होगा वो बाद में सेपरेट आउट होंगे। एंड अगेन, इफ यू आर a researcher and want to identify phytohormones from a sample, then which technique would you like to use। तो HPLC जो होती है वो बेसिकली आपके प्रोटीन्स के लिए, आपके फाइटोहार्मोन्स के लिए, आपके लिपिड के लिए, इन सारे अमीनो एसिड्स के लिए, इन सारे मॉलिक्यूल्स का आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो बेसिकली ये एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, और इसमें हाई प्रेशर देकर के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट किया जाता है। अगेन, इफ यू आर रिसर्चर्स एंड वांट टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एंटीजन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ मिक्सचर, देन विच टेक्निक वुड यू लाइक टू यूज। सो स्पेसिफिक एंटीजन मॉलिक्यूल्स है, तो जहाँ पे अगर कभी आपको ऐसे बाइंडिंग वाली बात किया जाएगा, तो आप वहाँ पे यूज क्या करेंगे, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी आप किसके किसके लिए यूज कर सकते हैं, एंजाइम से सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के लिए, हार्मोन से रिसेप्टर की बाइंडिंग के लिए, एंटीबॉडी से एंटीजन की बाइंडिंग के लिए। तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्पेसिफिसिटी को शो करते हैं। एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, हार्मोन से रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, और एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करता है। तो ऐसे केसेस में आप एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगेन, इफ यू आर ए रिसर्चर एंड वांट टू आइडेंटिफाई ए सॉल्ट कंपोनेंट, सॉल्ट कंपोनेंट का मतलब होता है दैट इज अ पॉजिटिव या नेगेटिव। से मान लीजिए आपका NaCl क्या है, एक सॉल्ट है, तो आप इसको जब ब्रेकआउट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, Na पे पॉजिटिव बन जाएगा, Cl पे क्या बनेगा, नेगेटिव बन जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। तो अगर आप इन आयंस को सेपरेट आउट करना चाहते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, आयन चेन क्रोमेटोग्राफी। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया था, लेकिन आपको थोड़ा समझना होगा और आप आंसर आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे दिया गया, कोलोरीमीटर कैन अब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो कोलोरीमीटर जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके विजिबल लाइट के रेंज वाली जो रेडिएशन होती है उनको अब्जॉर्ब करता है,
और कलर देने वाले कंपाउंड को ही आप सिर्फ इससे क्या कर सकते हैं, यूज कर पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। तो ओनली विजिबल रेंज ऑफ लाइट, ये आपका हो जाएगा कोलिमीटर का काम। सो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको यूज कर सकता है, तो नाम में ही दे रखा है, यूवी भी करेगा, विजुअल भी करेगा। तो यूवी का कहाँ से होता है भैया, 100 से लेकर के आपका 300, और इसके बाद आपका जो होता है 400 से लेकर के 800 तक का किसका, दैट इज द विजिबल रेंज का। तो 100 से लेकर के 800 तक का रेंज जो होगा वो कर पाएगा आपका यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजोल्यूशन लिमिट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो रेजोल्यूशन जो लिमिट होती है 2.2 माइक्रोमीटर होती है। अगर आप 0.2 माइक्रोमीटर को नैनोमीटर में करें, कन्वर्ट करेंगे तो ये 200 नैनोमीटर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि आपका माइक्रोमीटर की जो वैल्यू होती है वो -6 होती है, और नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है, -9 होती है। तो नैनोमीटर में और इसमें जो डिफरेंसेस है कितने का, -3 का है। मतलब आप 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप 0.2 माइक्रोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 200 नैनोमीटर क्या होगा, आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या, मतलब फर्स्ट क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ बायोलॉजिस्ट वांट टू स्टडी लिविंग सेल्स प्रोलिफरेशन देन विच टेक्निक विल बी यूज। तो लिविंग सेल्स के लिए जब आपकी बात अगर आती है तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप आप क्या क्या करते हैं, यूज करते हैं सेल के प्रोलिफरेशन के लिए, सेल के डिवीजन के लिए। तो वहाँ पे आप फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या करते हैं, यूज करते हैं। इफ अ बायोलॉजिस्ट वांट 2D इमेज, तो 2D के लिए आपको जस्ट ऊपर बताया था टेम यूज करेंगे आप, तो टेम आप यूज कर लेंगे जब आपको 2D इमेज के बारे में जानना होगा। अगर आपको 3D ले रहा हो तो फिर क्या करेंगे, आप सेम यूज करेंगे। जस्ट ऊपर कॉन्सेप्ट आपको बताया था, टेम फॉर 2D, सेम फॉर 3D, ये आपको पहले ही ऊपर बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ अ बायोलॉजिस्ट वांट टू इंटरनल स्ट्रक्चर्स, तो इंटरनल के लिए आपको क्या बताया था, टेम, राइट, टेम फॉर इंटरनल और सेम फॉर सरफेस, ये इन्फॉर्मेशन आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टेम यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेजोल्यूशन पावर डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, रिफ्रेक्टिवनेस पे डिपेंड करता है, एंगुलर अपर्चर पे भी डिपेंड करेगा। तो ऑल ऑफ दीज क्या होगा आपका, ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो बायोटेक्निक में जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो किस तरीके के आते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम पूछा जा रहा है, रेजोल्यूशन रिलेशंस बिटवीन द रेजोल्यूशन पावर एंड वेवलेंथ क्या होता है, तो आपको ऊपर ही बता दिया था। रेजोल्यूशन पावर में जो वेवलेंथ पे लिमिट रिलेशन होगा, इन्वर्सली होगा। जिस किसी सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन की वेवलेंथ जितनी शॉर्टर होगी उसका रेजोल्यूशन पावर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वेवलेंथ बहुत कम होता है, दैट इज वाई इसकी पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। सो इन्वर्सली रिलेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो आपके बायोटेक्निक्स वाले जो क्वेश्चन हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस से, क्रोमेटोग्राफी से, सेंट्रीफ्यूगेशन से, माइक्रोस्कोपी से, स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से उसको पढ़िए, और होपफुली कि ये जो पेपर है आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को दे के जाएगा। आप काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से बना सकते हैं आपके एग्जाम से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। RFLP, AFLP, RAPD, सदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये सारा आपका सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये पेपर आपके लिए समझिए कि एक तरीके का रिवीजन है आपके बायोटेक्निक वाले सेक्शंस के लिए। तो अगर आप इस पेपर को भी अच्छे तरीके से अगर आप देख करके सॉल्व करके आप समझ लेते हैं तो आपका बायोटेक्निक पूरा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। और अगर आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम है इस पूरे पेपर में तो आप अपने प्रॉब्लम्स को यूट्यूब के कमेंट पे आप बोल सकते हैं। उसके लिए हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस होगा पॉसिबल उसको हम दे देंगे आपको। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और होपफुली कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो और आपकी प्रिपरेशंस में ये इम्प्रूव करे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।